Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. फेस टू फेस के वीडियो नंबर 242 में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट विवेक बजाज और ये फेस टू फेस आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप शेयर बाज़ार से बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं ना, एक्चुअली मैं ये बात काफ़ी फेस टू फेस में बोलता हूँ और मैं मीन करता हूँ कि जो फेस टू फेस में मैंने ये बात कह दी ना कि अगर शेयर बाज़ार से बड़ा पैसा कमाना चाहते हो और अलग तरीके से कमाना चाहते हो तो वो फेस टू फेस लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है। बाय द वे, ये सेकंड फेस टू फेस है 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद में, तो मैं वापस से आप सबको थैंक यू बोलता हूँ कि आपने ये जो पीछे दिख रहा ना, ये आपने हमको दिया और यूट्यूब को आपने कहा कि ये अच्छा काम कर रहे हैं तो इनको भी कुछ रिकग्निशन दीजिए। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस एंड बिकमिंग पार्ट ऑफ दिस फेस टू फेस लर्नर कम्युनिटी। दोस्तों, आज के फेस टू फेस के अंदर में हम लोग रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं। इन्वेस्टिंग के बहुत तरीके फॉर्म होते हैं, राइट। हमने वॉरेन बफेट साहब के बारे में जाना है, हमने चार्ली मंगर साहब के बारे में जाना है, हमने राकेश झुंझुनवाला साहब के बारे में जाना है, लेकिन सबके अपने अपने स्टाइल है, अपने अपने तरीके काम करने के। आपके लिए क्या सही है वो ऑब्वियसली आपको पता करना होगा। हमारा कोशिश यही रहता है कि आपको हर तरह का एक्सपोजर दें, हर तरह का ज्ञान दें, ताकि आप अपना फ्रेमवर्क बता सकें। आज का जो फेस टू फेस है ना, वो आपको एक रूल ड्रिवन इन्वेस्टिंग, कैसे पीसफुल इन्वेस्टिंग करें, कैसे बिना डिस्ट्रैक्शन के इन्वेस्टिंग करें, इसके बारे में सिखाएगा। आज हमारे साथ जो फेस टू फेस गेस्ट जुड़े हैं वो हैं कैलकाटा के, बंगाली हैं, लेकिन इनके अंदर में मार्केट ना कूट कूट के भरा हुआ है। जनरली लोग बोलते हैं बंगाली लोग मार्केट में रिस्क अवर्स होते हैं ना, तो ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, बट इनके अंदर में कूट कूट के भरा हुआ है। ये IT प्रोफेशनल रहे हुए हैं, IBM में पहले काम करते थे और अभी मार्केट में फुल टाइम है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ बात करते हुए। हमारे साथ जुड़े हैं दादा, मैं इनको दादा बोलूँगा। वेलकम अभिषेक दा। थैंक यू। ग्रेट टू बी हियर। आई हैव सीन मतलब काफ़ी वीडियोस आपके देखे हैं, मेरे काफ़ी दोस्त भी आए हुए हैं इधर, बहुत अच्छा लगता है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए। थैंक यू दादा, थैंक यू दादा। मैंने अभी रिसेंटली आइडेंटिफाई किया कि बंगाल से देयर इज़ नॉट अ सिंगल चैनल विथ 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। We are probably the only channel with 1 million subscribers across the category. मेरे हिसाब से ये बंगाल से देखना नहीं चाहिए। आई थिंक ओवरऑल इंडिया में जिस तरह का सीरियस कंटेंट आप लोग कर रहे हैं वो एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर जो मैं देखता हूँ यूट्यूब में एंटरटेनमेंट टाइप के कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब सीरियस इन्वेस्टिंग का बात कम होता है और एंटरटेनमेंट कोशेंट उसमें ज़्यादा होता है। तो उसमें एक्चुअली एटलीस्ट मेरे लिए मैं अपनी बात कह सकता हूँ कि कुछ कोई वीडियो सुनना चालू किया 5-10 मिनट के बाद लगता है कि इसमें कुछ इंसाइट्स नहीं, नया कुछ इंसाइट्स नहीं मिल रहा है। तो एटलीस्ट मेरे साथ वही होता है, तो मैं वो फिर छोड़ के आगे दूसरा किसी पे चला जाता हूँ। तो मेरे हिसाब से आप लोग जो काम कर रहे हैं टू गेट सीरियस इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, और मैं थोड़ा शायद ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को अलग से डिफाइन करता हूँ। शायद नॉर्मल टेक्स्ट बुक में जैसे लोग डिफाइन करते हैं वैसे नहीं करता। सो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरचेंजेबली यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को। तो सीरियस कंटेंट ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखें इंडिया में जितने लोग अभी जुड़ रहे हैं मार्केट के साथ और द डेमोग्राफी जैसे हमारी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है लोगों को समझना कि सस्टेनेबली पैसा कैसे बनाया जाए। और ये चीज़ एक्चुअली हमारे पूरा एजुकेशन करिकुलम में कहीं पे नहीं है। तो हम बच्चों को नहीं सिखाते हैं, मतलब सेविंग्स से शुरू करके इन्वेस्टमेंट तक ये जो जर्नी है, पैसा कमाना हम सिखा देते हैं, राइट। किसी को हम डॉक्टर, इंजीनियर, CA कुछ ना कुछ बना देते हैं पढ़ाई करा के, लेकिन वो पैसा अगर कमा रहा है उसके बाद वो पैसे का क्या करे। मैं बहुत लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, रिटेल इन्वेस्टर्स से, उनको पता ही नहीं है एंड दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि क्या करना है। तो जो पहला बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है या जो इंश्योरेंस का एजेंट मिलता है, वो जो बेचते हैं, जो पुश करते हैं, वो खरीद लेते हैं और कई साल बाद उनको समझ में आता है कि ये मैंने गलत किया या सही किया। और बहुत लोगों का तो आइडिया ही नहीं होता है कि इन्वेस्टमेंट
क्या करना है। अभी जैसे म्यूचुअल फंड्स SIP लोग शुरू कर रहे हैं, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं तो कहता हूँ कि ये मैं बहुत जगह पे कहता हूँ कि इफ़ यू आर रिच टुडे इन इंडिया, अगर आपके पास पैसा है तो इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट नहीं करना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो और भी ज़्यादा ऑफेंस है। आपको जितना कम हो सके, मतलब मिनिमम आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं वो इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज ये एक जरिया है वेल्थ क्रिएशन का। 20, 30, 40 साल में आपको पता लगेगा। एक जब कोई यंग है 20-22 साल का जो काम पे जस्ट स्टार्ट कर रहा है, अगर वो 500 रुपए का भी SIP करता है, 20 साल बाद, 30 साल बाद वो अमाउंट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि बहुत कम और एवेन्यूज है जिसमें आप बहुत कम हेडेक के, बहुत कम मेहनत के, मेहनत तो मैं इनफैक्ट अगर आप एकदम पैसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेहनत भी उतनी नहीं लगती। तो वो अगर करते रहें सिस्टमैटिकली, डिसिप्लिन्ड वे में, तो वेल्थ क्रिएशन काफ़ी अच्छा होता है। एब्सोल्युटली। सो दादा ने बात बोली ये क्रिमिनल ऑफेंस, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट आपको पीछे नहीं डालेगा बार के, बट आपके बच्चे आपको डालेंगे। क्योंकि हम एक्चुअली आई एम 45 और दादा थोड़े मुझसे बड़े हैं, तो वी आर ऑलमोस्ट ऑफ द सेम एज। और हम कभी ना कभी अपने फादर को बोले हैं कि पापा इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी था, शेयर बाजार से इतना पैसा कमा सकते थे, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। बोला होगा, आपने भी बोला होगा। अब यही गलती आप मत करिए, क्योंकि आपके बच्चे बाद में बहुत ज़्यादा आपको क्रिप करेंगे और उस समय उनके लिए लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। बिकॉज अब जो पैसे बन जाएंगे, हो सकता है 10 साल बाद उतना ना बन पाए जो अब इंडिया इस ग्रोथ स्टेज में बना दे। एब्सोल्युटली। एंड मुझे ये लगता है कि देखिए, एक तो बच्चों का जो नेक्स्ट इंटरजेनरेशनल वेल्थ की बात करते हैं, हाँ। एक वो है। दूसरा आपका भी रिटायरमेंट, हाँ, स्पेशली जो अभी से 40 के नीचे है, हाँ, उनका रिटायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है टू इन्वेस्ट इन इक्विटीज। और इंडियन मार्केट्स का अगर आप देखें तो इंडियन इकोनॉमी, वी आर इन अ स्वीट स्पॉट। जैसे मैं 1-2 दिन पहले एक जगह पे हम लोग बात कर रहे थे, मैंने बताया कि देखो 3-4 जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एट अ मैक्रो लेवल। यू लुक एट द बैलेंस शीट, गवर्नमेंट का बैलेंस शीट रीजनेबली अच्छा है, बैंकिंग बैलेंस शीट्स रीजनेबली अच्छा है, corporate earnings growth is coming, and liquidity flows, domestic, institutional, foreign institutional, is strong. और ये because of demographic, because of global situation, कि और इन्वेस्टेबल जगह बहुत कम बचा है वर्ल्ड में, जो कि सस्टेनेबल ग्रोथ दे रहा है लास्ट 20 साल से। ये अपॉर्चुनिटी हमारे जनरेशन को एटलीस्ट छोड़ना नहीं चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक जो बुल मार्केट आप देखें कि यूएस में शायद आज तक का सबसे बड़ा बुल मार्केट आया था बिटवीन अर्ली 80s to 2000, जो .com बस्ट में खत्म हुआ। वो 20 साल का जो पीरियड था, ह्यूमंगस वेल्थ गॉट क्रिएटेड। उसका वन ऑफ द मेन ट्रिगरिंग इवेंट्स वाज कि रिटेल इन्वेस्टर का 401 के जो प्लान था, उसके लिए रिटेल इन्वेस्टर का जो नंबर्स था वो यूएस में नंबर्स और इन्वेस्टमेंट्स बहुत बढ़ गए थे। और वो सेम, एंड इकोनॉमी भी ग्रो कर रही थी, डेमोग्राफिक्स वाज सपोर्टिंग द यूएस। वो सेम चीज़ अभी इंडिया में धीरे धीरे रेप्लिकेट हो रहा है। जो अभी जो लोग सोच रहे हैं ना कि म्यूचुअल फंड्स का जो फ्लो है, SIPs है, ये बहुत बढ़ गया है, यहाँ से मल्टीपल टाइम्स और होगा। बिकॉज अभी तो वी आर पीपल आर जस्ट टेस्टिंग वाटर्स। लोग अभी उनका जो बेनिफिट धीरे धीरे उनको दिख रहा है। और ये ऐसा चीज है ना कि मैं देख रहा हूँ आप पैसा बना रहे हैं, और मैं शायद FD करता था पहले, अभी मैं भी थोड़ा थोड़ा करके ट्राई करूंगा। तो ये जो शिफ्ट हो रहा है, और ये शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये शिफ्ट मेरे हिसाब से दीज आर डिकेडल शिफ्ट्स। तो एक अगर पूरे आज के डिस्कशन से अगर एक कोई समरी लेके जाना चाहता है, वो ये होना चाहिए कि आप नेक्स्ट 10 साल तक इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करिए, कंटिन्यूअसली सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते रहिए, यू विल डेफिनेटली रीप द बेनिफिट्स आफ्टर दैट। सही है। तो क्योंकि हम लोग स्टॉक मार्केट फ्रेटर्निटी को बिलोंग करते हैं, तो हम ऑब्वियसली स्टॉक्स रिकमेंड करते हैं, बिकॉज स्टॉक्स के अंदर में हायर पॉसिबिलिटीज़ है बेटर रिटर्न जनरेट की। बट वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि
कल रिलीज़ होगा। आज दादा के बारे में और जानते हैं, थोड़ा आपका बैकग्राउंड कैसे, जैसे मैंने कहा ना बंगाली लोग ज़्यादा मार्केट से दूर ही रहना चाहते हैं, तो आप इतना मार्केट में कैसे घुस गए? तो वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब शुरुआत मेरा नॉर्मल एजुकेशनल बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग किया, उसके बाद आईटी में घुस गया, नौकरी मिल गया, आईटी में घुस गया। तो पहला दिन जो था नौकरी का, तो हम लोगों का एक बैच बना था 30-32 लोगों का, वहाँ सबको ट्रेनिंग दिया जा रहा था। तो मेरे बगल में एक लड़का बैठा था, ये पुणे में थे हम लोग। अच्छा। तो गौतम रेगे। ओके। तो हम लोग 2-3 लोग थे जो बाद में बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो उसने मुझे 2-3 दिन बाद एक बुक दिया, बोला कि यार तू इतना बुक्स पढ़ता है, ये बुक पढ़ के देख, रिच डैड पुअर डैड। तो मुझे नाम ही सुन के थोड़ा अजीब लगा कि क्या है। लेकिन मैं वो घर लेके गया और ओवरनाइट पढ़ लिया, और समथिंग चेंज, मतलब वो इतना ट्रिगर हुआ मेरे मन में कि और हमारे एक्चुअली फैमिली हिस्ट्री तब वाज बेसिकली वैसा था कि मेरे फादर एक एमएनसी में काम करते थे, और मैं 11th में जब था तब उनका बहुत मेजर हेल्थ इशू था, तो उनको नौकरी छोड़नी पड़ी। सो मैं ये देखा था कि आप नौकरी करते हो और सडनली आपके पास वो इनकम बंद हो जाता है, तो क्या हो सकता है। और वो बुक में मेरे को एग्जैक्टली लगा कि वही चीज उन्होंने बोला कि यू हैव टू हैव पैसिव इनकम इन सम वे। तो मैं देखा उनका जो एक फ्रेमवर्क है, SEBI वाला जो फ्रेमवर्क है, उसमें मैंने देखा कि मैं तो अभी बिजनेस कर नहीं सकता, मेरे पास ना कैपिटल है ना कुछ पता है, जस्ट नौकरी ज्वाइन किया है। तो उस टाइम जस्ट दिस वाज ईयर 2000, ओके। जस्ट .com बस्ट के जस्ट पहले सेंसेक्स 3000 के आसपास था, निफ्टी 1000 से नीचे था। तो उस टाइम पे इंडिया में ये ऑनलाइन ब्रोकरेजेस चालू हो रहे थे। वी वर वर्किंग इन एन IT कंपनी, तो ऑनलाइन एक्सेस था, जो अगर दीज आर ऑल मतलब ऐसे था ना कि ये अगर इवेंट्स नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ आपके साथ नहीं बैठा होता। तो और मेरा कोई भी एडुकेशन, मेरे को अर्निंग्स पर शेयर क्या था वो भी नहीं पता था। तो वो बुक मुझे ट्रिगर किया कि भाई एक तो पैसिव इनकम होना चाहिए। तो वो इजीएस्ट तरीका क्या है, लोएस्ट एंट्री बैरियर इज आप इन्वेस्टर बनो। सही है। तो पहले महीने में जो 10,000 के आसपास सैलरी मिला, उसका 5,000 रुपया लेके मैंने अकाउंट चालू किया। ओके। पहले 1-2 स्टॉक्स खरीदा, कुछ पता नहीं था, वो ब्रोकरेज से रिपोर्ट देख के कुछ आधा समझ में आ रहा था। तो मैं देखा HDFC बैंक अच्छा है, वो खरीद लिया। हिंदुस्तान यूनिलीवर खरीदा, उसका भी एक मज़ेदार कहानी है। 10 साल बाद मैंने बेचा एट मोर और लेस द सेम प्राइस। अच्छा। तो वो एक अच्छा लर्निंग दे के गया कि ग्रेट कंपनी, लॉन्ग टर्म होल्डिंग, ये सब किताबों में अच्छा लगता है, इन रियल लाइफ कुछ और भी चलता है। तो ये मेरे साथ एक कंटिन्यूअस थ्रेड ये रहा है कि आप कंटिन्यूअसली लर्न करते रहो कि मार्केट आपको क्या सिखा रहा है। सिर्फ बुक्स में जो लिखा है, कोई विदेशी ऑथर, इन्वेस्टर कुछ लिखा है 40 साल पहले, वो उसको वेद वाक्य मान के आप चलो, वो आपके कॉन्टेक्स्ट में, आपके देश में, आपका जो करंट सिचुएशन है उससे हो सकता है मैच ना हो। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो सीखने को मिला। तो 2-3 ऐसे स्टॉक्स पीडीलाइट खरीदा था और समझ में कुछ पता नहीं था, और तो एवरीडे शाम को बैठ के इन्वेस्टोपीडिया और उस टाइम पे fool.com में बड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आते थे, वो पढ़ने लगे कि क्या होता है, कैसे स्टॉक एनालाइज करते हैं। तो और उतना तब तो बुक्स भी नहीं, उतना आसानी से नहीं मिलता था। बट धीरे धीरे 2-3 साल लगा टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि ये ठीक है, ये गलत है। बट कंटिन्यूअसली मैं हर महीने वो थोड़ा 4,000-5,000 रुपया करके इन्वेस्ट करता रहता था। एंड मैं एक तरह से लकी बोलूँगा, मैं जब ज्वाइन किया बहुत कैपिटल था ही नहीं, उसके इमीडिएटली बाद
.com क्रैश हो गया, अगले 2-3 साल मार्केट कंप्लीटली रेंज बाउंड रहा, कुछ हुआ नहीं, डेड हो गया था। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके उस सीखने का टाइम मिल गया। एंड 2003 से 7 का जो बुल रन आया उसमें काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट किया, तब समझ में भी आने लगा था कि किस टाइप के स्टॉक्स हैं, क्या चलता है। और मैं शुरू से, मेरे को लिखने का बहुत शौक था। इनफैक्ट स्कूल लाइफ में मैं कलकत्ता का उस टाइम पे शायद सबसे अच्छा न्यूज़पेपर था स्टेट्समैन, तो उसमें मैं थोड़ा बहुत लिखता था। तो लिखने का बहुत शौक था, तो मैं एक ब्लॉग लिखना चालू किया, मोस्टली फॉर माई सेल्फ, कि मैं जो सोच रहा हूँ वो लिखूँ। तो धीरे धीरे वो ब्लॉग का रीडरशिप काफ़ी बढ़ने लगा। तो फिर कभी कभी वो न्यूज़पेपर से या इनसे लोग पूछने लगे कि आप लिखोगे क्या कॉलम। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं कोई टाइम बाउंड चीज़ नहीं करूँगा, आपको मतलब इस डेडलाइन पे 2 आर्टिकल देना है, वो मुझे नहीं करना था। तो मैं सबसे ही बोलता था, आज भी मैं 1-2 जगह पे लिखता हूँ, बट मेरा उनसे बात यही है कि मुझे जो मन करेगा तब लिखूंगा, नहीं करेगा, मन में कुछ आया नहीं नया थॉट्स, तो नहीं लिखूंगा। तो वैसे कर करके वो बिगिनिंग था। फिर कंपनी ने स्पॉन्सर किया, MBA कर लो, तो वो कर लिया। इनफैक्ट मैं दोबारा कोविड के टाइम पे घर पे बैठा था, मेरा मन में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है कि नया कुछ सीखूं, नया कुछ करूं। तो फिर मैं बैठ के सोचा कि घर पे कंटिन्यूअसली बैठा हूँ, बोर हो रहा हूँ, तो फिर दोबारा से मैंने एक MBA कर लिया एट मतलब लास्ट ये कोविड में 2022-23 में। माय गॉड। तो मज़ा आता है। पर मेरा प्राइमरी शौक इज़ रीडिंग, राइटिंग। सबसे ज़्यादा एनर्जी मुझे उसी से मिलता है, ट्राइंग आउट न्यू थिंग्स। तो यही करते रहते हैं। लवली। ये कॉमन ट्रेट मैंने देखा है दादा कि जो रियली में बहुत सक्सेसफुल है ना मार्केट में, उनमें ये कॉमन ट्रेट है जो आप बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ नया करते रहना और बहुत पढ़ना। कितना आप एक दिन में कितना पढ़ते हैं? एक दिन में एवरेज आज भी अराउंड 8 से 10 घंटा। व्हाट आर यू सेइंग? 8 से 10 घंटा डेली पढ़ रहे हैं आप? तो pretty much what? एक ज़माने में मेरे दोस्त लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मैं साल का 150-200 बुक्स पढ़ता था। साल का 150 बुक्स? हाँ, तो अभी थोड़ा पेस कम हो गया है, क्योंकि अभी शायद प्रॉब्लम ये हो गया है ना कि जितना इन्वेस्टिंग, क्योंकि मेरा मन में हमेशा ये डर रहता था कि क्योंकि मेरा फॉर्मल एजुकेशन इसमें नहीं है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ, मुझे फिनेंस पता नहीं है ठीक से, तो मुझे हमेशा लगता था कि मुझे आता नहीं है। तो मैं उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए या जानने के लिए और ज़्यादा पढ़ता था। अच्छा। और कुछ सालों 10-15 साल पहले कुछ अच्छे दोस्त बन गए जिनको देख के और लगता था कि ये तो मुझे और कुछ नहीं आता। ठीक है, इनफैक्ट उनमें से कई लोग हैं जो आपके यहाँ पे पहले आ चुके हैं। कुछ नाम बताइए। आयुष मित्तल है, बहुत ही, मतलब आयुष को देखता था मैं, एक आज भी बोलता हूँ कि स्मॉल कैप्स में एक ज़माना आया था मैं उसको मतलब पिंग करके पूछता था कि यार ये कंपनी, मैं पहली बार नाम सुना, कुछ पढ़ना चालू किया, उसको पूछा कि भाई ये देखने लायक है क्या, तो वो उसका पूरा डिटेल्स बता देगा विदाउट लुकिंग एट इट एनीथिंग। तो उस टाइप तब और भी लगता था कि यार मुझे तो कुछ भी नहीं आता, तो और पढ़ता था वो। एंड समवेयर आज जैसे मेरा थोड़ा धीरे धीरे फोकस चेंज हो गया, नया लाइन ऑफ थॉट आने लगा, तो वो धीरे धीरे ट्रांजिशन होने लगा फ्रॉम कि जब लगा कि हाँ ये से फंडामेंटल इन्वेस्टिंग जितना मैंने किया 15-20 साल, उसमें एक जस्ट लर्निंग के हिसाब से कि यहाँ लर्निंग मोर और लेस हो गया है, इसके आगे इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा नहीं आने वाले पढ़ के। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है बाकी और देखता हूँ। फिर देखा कि अरे बहुत लोग हैं जो टेक्निकल एनालिसिस करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसके पहले क्या होता था कि आप फंडामेंटल कोई इन्वेस्टर से या वैल्यू इन्वेस्टर जिनको हम बोलते हैं, उनसे आप बात करोगे तो उनका एक ये रहता है कि टेक्निकल मतलब वो थोड़ा लो स्टैंडर्ड मतलब वो देखना नहीं है। फिर मैं देखा रहे जो लोग टेक्निकल कर रहे हैं वो तो इक्वली अच्छा CAGR बना रहे हैं। एंड अल्टीमेटली मुझे ये लगा कि व्हाट इज द फंडामेंटल गोल दैट वी आर ट्राइंग, सो ऑलवेज गो बैक टू फर्स्ट प्रिंसिपल्स कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। अल्टीमेटली मैं ये CAGR के लिए कर रहा हूँ और ये अच्छा लग रहा है, ये दोनों कारण से के लिए कर रहा हूँ। तो अगर जो लोग टेक्निकली या कुछ और तरीका यूज करके
अच्छा कर रहे हैं, तो मैं क्यों उसको बोलूं कि, या मैं क्यों अपने आप को बोलूं कि वो चीज़ खराब है या वो काम नहीं करता? मैं तो देख रहा हूँ काम कर रहा है। तो मैं वो सीखने की कोशिश किया। तो थोड़ा टेक्निकल सीखने के बाद लगा कि अरे इसको मैं अगर सिस्टमाइज कर सकता हूँ। वो थॉट कैसे आया कि मुझे एक टाइम पे लगा कि मैं जितना मेहनत करके 15 साल 20 साल करके ये एक बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज तक पहुंचा, अगर ये सेम चीज़ मुझे किसी और को सिखाना है, मेरे बेटे को सिखाना है या किसी और को सिखाना है, तो उसको भी तो ये सेम जर्नी क्रॉस करनी पड़ेगी, उसको वो ये सेम चीज़ सीखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है, मैं तो कुछ सोच रहा हूँ, कुछ मन में एक प्रोसेस है, और मैं शुरू से ही थोड़ा प्रोसेस ड्रिवन ज़्यादा रहा हूँ। तो मैं सोचा हूँ कि ये प्रोसेस अगर मैं किसी वे में लिख सकता हूँ, कोडिफाई कर सकता हूँ, कोडिफाई नॉट एज इन सॉफ्टवेयर कोड, बट एटलीस्ट लिख सकता हूँ कि भाई ये देखना चाहिए, ये करना चाहिए। तो अगर वो मैं कर सकता हूँ तो किसी और को सिखाना आसान होगा, और ये मैं प्रोसेस धीरे धीरे मेरा स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। बरोबर है। और उस टाइम पे और एक चीज़ हुआ, एक बुक मैंने पढ़ा, जो बुक बहुत ही मतलब खराब था, लेकिन बुक में इंटरेस्टिंग ये था कि उसमें एक चार्ट दिया हुआ था एंड में। मेरे को बुक का नाम याद नहीं आ रहा है, बट उसमें चार्ट में ये था कि उसमें ग्लोबली जितने भी बड़े ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स थे, उनका लॉन्ग टर्म CAGR दिया हुआ था। ओके। तो वो देख के मुझे लगा कि यार, उसके पहले मुझे लगता था कि वॉरेन बफेट और ये जो बड़े नाम थे, जो जिनका नाम सुन के हम सब इन्वेस्टर्स, जिनके बारे में पढ़ के हमने बड़ा हुआ, तो मुझे ये लगा कि अरे इनका जो CAGR है ओवर 15 ईयर्स 20 ईयर्स 30 ईयर्स, ये तो इट इज नॉट दैट ग्रेट व्हेन आई कंपेयर दैट विथ पीपल हु आर यूजिंग सम अदर स्टाइल। कोई मैक्रो इन्वेस्टर है, वो भी 40 साल से अगर 30-40% ग्रो कर रहा है, या फिर कोई है जो 20 साल से 50% कैगर कर रहा है, तो वो भी जानना तो चाहिए एटलीस्ट, बिना देखे बिना जाने बिना समझे निगेट तो नहीं करना चाहिए। तो वो धीरे धीरे फिर, और उसके पहले मार्केट, जैसे मैंने बताया कि बहुत बुक्स पढ़ता था, तो वो उस लिस्ट में शायद 20-30 नाम होंगे, मोर और लेस 1-2 को छोड़ के बाकी सबका बायोग्राफी मेरे को पता था। तो मैं देखा कि यार ये सबका स्टाइल अलग है, तो इफ एवरी स्टाइल इज एबल टू मेक मनी, कैन आई फिगर आउट कि मेरा जो लैक्यूना है, कि मेरा माइंडसेट काम करता है लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग बिजनेसेस में, मीडियम टू शॉर्ट टर्म, शॉर्ट साइकिल जो हम बोलते हैं, वो उसमें आई एम नॉट दैट कंफर्टेबल। तो कैन आई क्रिएट सिस्टम्स जो उसको एक्सप्लॉइट करें, क्योंकि मेरे से तो वो छूट रहा है। जो मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि पेपर स्टॉक्स, वो ऐसा कभी नहीं होता कि वो 10 साल 5 साल चलेगा, राइट? वो तो चलेगा 3 महीना 6 महीना, लेकिन जब वो चलता है काफी अच्छा पैसा बनाता है। मेरा इन्वेस्टिंग स्टाइल में वो कंप्लीटली मिस होता है, बिकॉज यू आर नॉट इवन लुकिंग एट दैट। तो फिर मैं सोचा, इज देयर अ वे टू एक्सप्लॉइट दिस, दैट सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स एक साथ मिलके प्रॉम्प्टेड मी टू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग कि और क्या तरीका हो सकता है। लवली लवली। और एक चीज एक साथ हुआ कि ये रियलाइजेशन होने लगा धीरे धीरे कि लोग, या मैं लोगों की बात नहीं करूंगा, कि मैं गलतियां कहाँ कर रहा हूं। तो गलती में देखा कि सबसे बड़ा गलती हो रहा है 75-80% टाइम साइकोलॉजिकल। प्राइस एंकरिंग हो रहा है। मैंने 100 रुपये में खरीदा, वो स्टॉक 150 हो गया, तो मैं वापस खरीद नहीं पा रहा हूँ उसको, जबकि मुझे लग रहा है कि ये 300-400 हो सकता है 1000 जाएगा, लेकिन वो 100 में ले लिया तो 150 पे कैसे लूँ। उल्टा भी हो रहा है, 100 का 80 हो गया, तो वॉरेन बफेट ने बोला है कि जो 100 में अच्छा लग रहा है वो 80 में और अच्छा लगना चाहिए, तो वो तो रट लिया था, तो वो फिर उसका जब 70 हो गया तो फिर डर लगने लगा, क्योंकि कैपिटल लिमिटेड है, कैपिटल तो खो नहीं सकता। तो ये सब धीरे धीरे फिर खुद को क्वेश्चन करने लगा कि क्या हो रहा है, मार्केट क्या लर्निंग दे रहा है, और मैं खुद क्या सीख रहा हूँ। और मेरे टाइम फ्रेम के लिए मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग नहीं कर सकता, क्योंकि नहीं कर सकता बोल रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं करता, मैं नहीं कर सकता, मैं डे ट्रेडिंग नहीं कर सकता, बिकॉज 2-3 चीज़ है। एक तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम करते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में प्राइस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा नॉइज होता है। करेक्ट। तो अनलेस आपके पास एक बहुत अच्छा टेस्टेड एज वाला सिस्टम हो,
वो स्क्रीन में देख के बैठ के नहीं कर सकता मैं। पहली बात तो वो। दूसरा ये कि वो लाइफस्टाइल मुझे नहीं चाहिए कि मैं सुबह उठ के 9, 9:15 से 3:30 तक स्क्रीन के सामने बैठे रहूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। राइट, मैं आज वीकडेज में आपके साथ यहाँ आके आराम से बैठा हूँ, मेरे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे वो काम नहीं करना है जो मुझे कंटिन्यूअसली स्क्रीन देखने पे मजबूर करे। तो ये जो लाइफस्टाइल वाला चीज़ है कि आपको करना अच्छा क्या लगता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेरे ऐसे भी बहुत दोस्त हैं जिनको आप 9:15 से 3:30 के बीच में आप स्क्रीन के सामने से खींच के निकाल नहीं पाओगे। इनको उस चीज़ से एनर्जी आती है। तो अगर वैसा है तो आपको वो चीज़ करना है। मुझे एकदम ऑपोजिट, तो मुझे हमेशा वो लॉन्ग टर्म थोड़ा सा जहाँ पे ऑड्स आपके अच्छे हों और आपको बड़ा मूव्स मिले। तो धीरे धीरे अभी करंट स्टेट में मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू आर एबल टू मर्ज फंडामेंटल्स एंड क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स टुगेदर, तो आपको अच्छे एलोकेशन से बड़े मूव्स जो मल्टी बैगर मूव्स हैं उसमें आप बैठ सकते हैं आराम से। एंड देन थोड़ा रिटर्न ऑन स्ट्रेस अगर मैं सोचूं उस पैरामीटर में आपका काफ़ी अच्छा रिटर्न बैठता है। सही है। सो आपने डेमो देख लिया दादा का, बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन होने वाला है। आई थिंक ये इंट्रोडक्शन के अंदर में इतने विजडम्स इन्होंने दे दिए कि आप नोट्स बना रहे हैं कि नहीं, है कि नहीं? हाँ, नोट्स बनाते रहेगा, बिकॉज ये तो बोलते जाएंगे, आपको कैप्चर करना पड़ेगा और उसको प्रिंट आउट लेके सामने रखना पड़ेगा, तभी फ़ायदा होगा। नहीं तो ये तो फिर वही चलता रहेगा वीडियो इस तरह का। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, बिकॉज ये हाईएस्ट रिटर्न ऑन स्ट्रेस कैसे जनरेट करें, कैसे रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग करें, अपने आप को तैयार करें, ये पूरा स्ट्रैटेजी पे डिस्कशन करेंगे, वो है नेक्स्ट वीडियो में। तो दादा आज के लिए कंक्लूड करते हैं। ये थर्सडे वीडियो जाएगा, लोग हमारे आपके बारे में जान चुके हैं। और दादा से अगर कनेक्ट करना है तो इनका ट्विटर हैंडल, ट्विटर पे तो है ना आप? एकदम, ट्विटर हैंडल इनका नीचे दे दूंगा ताकि आप कनेक्ट कर लीजिएगा, और बहुत ही हेल्पफुल है। तो आपका वो मैसेज वाला ओपन है ना ट्विटर में? हाँ। तो आप थोड़ा हेल्प कर दीजिएगा। एकदम। देखिए सीरियस लोग जो क्वेश्चन पूछे ना उनका आंसर देना एकदम। मैं हमेशा जितने लोग क्वेश्चन करते हैं, अगर सीरियस इंटेंट है तो आंसर तो देने की कोशिश करता हूँ, परफेक्ट, जितना मेरे से होता है। परफेक्ट। नहीं होता है तो वो भी बता देता हूँ कि मुझे नहीं पता है। ये भी एक आंसर ही है, वैसे सबसे सही आंसर यही है। हाँ, क्योंकि बहुत चीजें हैं, बहुत लोग कंपनीज के बारे में पूछते हैं जो कि रैंडम एक आंसर दे देना वो ठीक नहीं है, क्योंकि अगर उतना मैंने पढ़ा नहीं है उसके बारे में, उतना जानता नहीं हूँ, तो बोल देना बेटर है कि भाई नहीं जानता। सही है। सो कल मिलते हैं फ्राइडे 5 बजे, मेरा आपके साथ में टाइम फिक्स है, तो वो इधर उधर कहीं ब्लॉक मत कीजिए। कैलेंडर पे परमानेंट ब्लॉक कीजिए आप, पहले मैं होल्ड कर रहा हूँ, परमानेंट ब्लॉक कीजिए कैलेंडर पे, फ्राइडे 5 से 6, 6:30। ज़्यादा टाइम नहीं मांगता हूँ, बट ये जो टाइम आप अपने लिए देते हैं, आप अपने लिए नहीं दे रहे, अपने बच्चों के लिए दे रहे हैं, याद रखिएगा ये बात, ठीक है? और पहली बार जुड़े हैं तो फेस टू फेस इलन मार्केट्स के प्लेटफॉर्म पे है, और यहाँ पर सब्सक्राइब करना बनता है। मिलते हैं कल फ्राइडे 5 बजे।